नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी के मैं आपके मंच द सक्सेस पॉइंट एट द रेट पे एक बार फिर से भारतीय राज व्यवस्था के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। शानदार सेशन, लाजवाब सेशन होने वाला है, तो फटाफट से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए विजिटर हैं तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन कर दें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। द सक्सेस पॉइंट एट द रेट एक ऐसा मंच है जो आपको उन महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला प्रोवाइड कराता है जिससे आप अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। ये महत्वपूर्ण प्रश्न आपके समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, अन्य वनडे एग्ज़ाम, यूपीएससी, यूपीपीएससी, ये जितने भी एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उन सब के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। चलिए शुरू करते हैं। शानदार सेशन है, लाजवाब सेशन है। तो आज के सेशन का महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है, आइए देखते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है कि अनुच्छेद 21 के विषय में कौन सा कथन सही है। पहला कथन क्या कह रहा है कि इस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रतिक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। तो ये कथन बिल्कुल सही है। अगला कथन क्या कह रहा है कि विधि द्वारा स्थापित प्रतिक्रिया ब्रिटेन के और यथोचित विधि प्रक्रिया जो है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। दोस्तों क्या कह रहा है दूसरा, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ब्रिटेन के और यथोचित विधि प्रक्रिया अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो ये कथन बिल्कुल सही है। अगला कथन क्या कह रहा है कि 44वें संविधान अधिनियम 1978 द्वारा प्रावधान किया गया है कि अनुच्छेद 20 व 21 को आपात स्थिति में भी अनुच्छेद 359 के अधीन किसी आदेश द्वारा निलंबित नहीं किया जा सकता। तो ये तीनों ही कथन क्या है दोस्तों, सही हैं। उपर्युक्त कूट से उत्तर का चयन करना है। आइए देखते हैं तीनों कथन कहाँ पे सही बता रहा है। तो डी पे बता रहा है प्यारे दोस्तों, तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निवारक निरोध विधि पर विचार करना है। इसी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है प्यारे दोस्तों, प्रिवेंटिव डिटेंशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, सरकार ऐसे व्यक्ति को केवल 3 महीने तक अभिरक्षा में निरुद्ध कर सकती है। सलाहकार बोर्ड जिसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होंगे की अनुमति से इस विधि को क्या करते बढ़ाया जा सकता है। संसद को यह शक्ति है कि वह विहित करे कि निवारक निरोध की अधिनियम अवधि कितनी होगी। अनुच्छेद 22 का प्रयोग करते हुए संसद ने निवारक निरोध से संबंधित कई कानून बनाए हैं। तो पहला दूसरा कथन तो सही है। तीसरा कथन क्या कह रहा है, सामान्य दंड विधान के अधीन गिरफ्तार व्यक्ति के पास गिरफ्तारी के कारण जानने, अपनी रुचि का वकील करने या 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुति का अधिकार होता है। तो ये तीनों कथन क्या हैं, सही हैं। चौथा कथन क्या कह रहा है कि ये अधिकार शत्रु देश के व्यक्तियों को व निवारक निरोध अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त नहीं होते, यानी कि जो शत्रु देश हैं उनके व्यक्तियों को या फिर निवारक निरोध अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त नहीं होते। तो ये चारों कथन क्या है प्यारे दोस्तों, सही है। तो सही कूट से सही उत्तर का चयन करते हुए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी हो जाएगा दोस्तों। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, नीति निदेशक तत्व के विषय में कौन सी बात सही है। अनुच्छेद 355 की बात करें तो अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के संघ या राज्य की सेवाओं और पदों की नियुक्ति में इनके दावों का प्रशासन की दक्षता बनाए रखने की संगति के अनुसार ध्यान रखा जाएगा। अनुच्छेद 350 की बात करें तो भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के बालकों को प्राथमिकता शिक्षा उनकी मातृभाषा में उपलब्ध कराने का कार्य का राज्य का कर्तव्य होगा। तो ये दोनों ही कथन क्या हैं, सही है। तीसरा कथन कह रहा है कि अनुच्छेद 351 संघ का यह कर्तव्य है कि वह हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार बढ़ाए और उसका विकास करे। तो ये तीनों कथन क्या हैं, सही हैं। तो सही कूट का उत्तर करते हुए ये तीनों ही बातें किसमें है, डी पे दिया हुआ है। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रधानमंत्री के दायित्व में शामिल है वह राष्ट्रपति को सिफारिश करे कि किन व्यक्तियों को मंत्री पद पर नियुक्त किया जाएगा। ये कथन सही है। अगला कथन है कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। प्रधानमंत्री द्वारा त्यागपत्र देना या उसकी मृत्यु होना दोनों ही परिस्थितियों में मंत्रिपरिषद को स्वतः समाप्त हो जाती है, यानी कि प्रधानमंत्री के दायित्व में शामिल शक्तियाँ हैं वो क्या हो जाएगा, स्वतः समाप्त हो जाती है ऐसी परिस्थितियों में। तो क्या हो जाएगा, दूसरा कथन भी आपका सही है। तीसरा कथन क्या कह रहा है कि प्रधानमंत्री नीति आयोग, अंतर्राज्यीय परिषद, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद एवं राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष होता है। तो ये तीनों ही कथन क्या हैं, सही हैं। तीनों कथन सही हैं। तो ये कूट का सही उत्तर कहाँ पे होगा दोस्तों, डी पे होगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि महान्यायवादी की शक्तियों के विषय में कौन सा कथन सही है।
अनुच्छेद 76(3) के अनुसार महान्यायवादी को सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा, तो ये कथन सही है। अगला कथन है कि अनुच्छेद 88 में कहा गया है कि महान्यायवादी को संसद के किसी भी सदन, दोनों सदन की संयुक्त बैठक तथा संसद की किसी समिति जिसका वह सदस्य है की कार्रवाइयों में भाग लेने तथा बोलने का भी अधिकार है, ये कथन भी सही है। अगला कथन कह रहा है कि अनुच्छेद 105 के 4 के अनुसार महान्यायवादी को अपने कार्यकाल के दौरान संसद सदस्यों को प्राप्त होने वाली सभी उन्मुक्तियों व विशेष अधिकार भी प्राप्त होते हैं। तो तीनों कथन सही हैं। तो तीनों कथन कहाँ पे दिया हुआ है? डी पे दिया हुआ है, तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये कौन सा इंपॉर्टेंट है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो क्या कह रहा है कि प्रश्न कह रहा है कि संसद में बजट संबंधी प्रतिक्रिया पर विचार करना है। अनुच्छेद 112 में राष्ट्रपति को यह कर्तव्य सौंपा गया है कि वह प्रत्येक वित्त वर्ष के लिए भारत सरकार की अनुमति, प्राप्तियां तथा व्ययों का विवरण संसद के दोनों सदनों को प्रस्तुत कराएगा। अगला कथन कह रहा है कि बजट पेश करने से पहले दोनों सदनों के समक्ष आर्थिक संरक्षण प्रस्तुत करती है। इससे पता चलता है कि पिछले वित्त वर्ष में सरकार के बजट अनुमान किस हद तक सही रहे। तो दोनों कथन क्या हैं? सही है। कूट कह रहा है कि पहला दूसरा, केवल पहला, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों पहला और दूसरा दोनों ही कथन सही हो गए हैं। तो ये कहाँ पे होगा? ए पे। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि संसद में विधि निर्माण की प्रक्रिया के बारे में आइए देखते हैं। कोई भी विधि शुरुआत में विधेयक होता है। विधेयक संसद द्वारा पारित होने और राष्ट्रपति को मंजूरी के बाद अधिनियम बन जाता है। संसद में प्रस्तुत किए जाने वाले विधेयक दो प्रकार के होते हैं, एक सरकारी विधेयक, एक गैर सरकारी विधेयक, या इसे क्या कहा जाता है? प्राइवेट सदस्य विधेयक। सरकारी विधेयक वे होते हैं जिसे किसी मंत्री द्वारा पेश किए जाते हैं। मंत्रिपरिषद के सदस्यों के अलावा किसी भी अन्य सदस्य द्वारा प्रस्तुत विधेयक प्राइवेट सदस्य विधेयक कहलाते हैं, चाहे वह सदस्य सत्तारूढ़ दल का ही क्यों ना हो। तो पहला और दूसरा कथन बिल्कुल सही है। तीसरा कथन की बात करें तो सरकारी विधेयक को पेश करने से पहले 1 महीने का नोटिस देना जरूरी होता है। लोकसभा में कराया जाने वाला प्रत्येक शुक्रवार को प्राइवेट विधेयक के लिए कुछ समय देने की परंपरा है। एक चीज़ और इस क्वेश्चन से पता चलती है दोस्तों कि जो प्राइवेट विधेयक होते हैं वो किस दिन रखे जाते हैं? शुक्रवार को रखे जाते हैं, और इसके लिए कुछ परंपरा रखी गई है। तो ये किस में हो जाएगा? आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ये दिया हुआ है। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि साधारण विधेयक के संबंध में राज्यपाल के विकल्प कौन से सही हैं? तो पहला क्या कह रहा है कि विधेयकों को विधानमंडल को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। यदि विधानमंडल उस विधेयक को राज्यपाल द्वारा सुझाए गए संशोधन के साथ या उनके बिना पुनः पारित कर देता है तो राज्यपाल को उसे स्वीकृति देनी पड़ती है। ये कथन सही है। अगला कथन है अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल विधेयकों को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए आरक्षित भी रख सकता है। उसकी स्वीकृति के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। इस आरक्षित विधेयक के मामले में राष्ट्रपति राज्यपाल को निर्देश देकर विधेयकों को पुनर्विचार के लिए विधायिका को लौटा सकता है। तो दोनों ही कथन सही हैं। अगला कथन क्या कह रहा है? यदि राज्यपाल की राय में कोई ऐसा विधेयक जिसके विधि बन जाने पर यह संविधान में परिकल्पित उच्च न्यायालय की शक्तियों में कमी कर देगा तो ऐसे विधेयक को राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए अनिवार्य रूप से आरक्षित रख देगा। तो तीनों ही कथन क्या हैं? सही हैं। तो कूट में कौन सा उत्तर सही होगा? आइए देखते हैं। तो कूट में दोस्तों दिया हुआ है केवल दूसरा और चौथा, केवल तीसरा चौथा, केवल पहला और दूसरा, पहला दूसरा और तीसरा। तो ये डी ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित को सुमेलित करना है। आइए मिलाते हैं। अनुच्छेद 243 अनुच्छेद 243 ए का संबंध जो है प्यारे दोस्तों वो होता है आपके ग्राम सभा से। अनुच्छेद 243 एल का संबंध किससे होता है? संघ राज्य क्षेत्र को लागू करने से। अनुच्छेद 243 आई का संबंध जिससे होता है दोस्तों वो होता है आपके राज्य वित्त आयोग से। और अनुच्छेद 243 जी का संबंध होता है पंचायतों की शक्तियां और प्राधिकार और उत्तरदायित्व से। तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे प्यारे दोस्तों? ये हो जाएगा आपका 2 1 4 3। 2 1 4 3 कौन सा ऑप्शन है? सी। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो प्यारे दोस्तों देखिए 243 ए का संबंध किससे है? ग्राम सभा से। 243 का संबंध संघ राज्य एवं राज्य लागू होना। 243 आई का संबंध है राज्य वित्त आयोग से। 243 जी का संबंध है पंचायती राज शक्तियों से। तो ये ऑप्शन कहाँ पे दिया होता है? सी पे। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ विषय वस्तु, एक तरफ अनुच्छेद दिया हुआ है। आइए मिलाते हैं।
संघ और राज्यों की अधीन सेवाएं, संघ और राज्यों की अधीन सेवाएं, सामने अनुच्छेद दिया हुआ है 244, 244 ए, इसको मिलान करना है, इसका कहाँ होगा? अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र, निर्वाचन और आपात उपबंध। दोस्तों संघ और राज्यों के अधीन सीमाएं क्या हो जाएंगी? अनुच्छेद 308 से 323 के बीच दिया गया है। अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र का उल्लेख किया गया है 244, 244 ए में। निर्वाचन का उल्लेख किया गया है दोस्तों 324 से 329 ए में। आपात उपबंध का संबंध किया गया है 352, 360 में। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो देखिए, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं ये आ रहा है आपके 2 पे, अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र आ रहा है 1 पे, निर्वाचन आ रहा है आपके 3 पे, आपात उपबंध आ रहा है आपके 4 पे। तो 2, 1, 3, 4 कहाँ पे है? सी पे दिया हुआ है, तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। शिक्षा की दृष्टि से अधिकार संपन्न बनना के विषय में कौन सा कथन सही है? तो यह केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनिक द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। ये कथन सही है। अगला कथन क्या कह रहा है कि इस योजना की शुरुआत 1977 से 78 के बीच हुई थी। आरंभ में इसमें केवल छात्रावास में रहने वाले बच्चों को शामिल किया गया था। बाद में 1991 में योजना के दायरे में दिन में पढ़ने वाले छात्रों को भी शामिल कर लिया गया था। तो ये दोनों कथन सही है। अगला कथन क्या है कि योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लक्षित समूहों यानी कि मैला ढोने वाले, पशुओं की खाल को संसाधित करने वाले, चमड़ा उतारने वाले, कचरा उठाने वाले बच्चों को मैट्रिक पूर्व शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त की जाती है। तो तीनों कथन क्या है दोस्तों? सही है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? पहला, दूसरा और तीसरा, यानी कि सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलिए, अगला प्रश्न, राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्ति के विषय में कौन सा कथन सही है? तो इस योजना में संस्थाओं द्वारा लिए जाने वास्तविक मासिक रखरखाव में भत्ते, बीस शुल्क और बीमा प्रीमियम आदि वार्षिक आकस्मिक भत्ता, आकस्मिक यात्रा भत्ते का शुल्क प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। पहला सही है। दूसरा, छात्रवृत्ति लेने वाले की जो उम्र होनी चाहिए दोस्तों 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सही। अगला है, प्रत्येक वर्ष पूर्व छात्रवृत्तियाँ दी जाती हैं जिसमें 35% छात्रवृत्ति महिला उम्मीदवारों के लिए निर्धारित की गई है। रोजगार प्राप्त उम्मीदवार अथवा उसके माता पिता अभिभावकों की सभी स्रोतों से आमदनी की अधिकतम सीमा कितनी होनी चाहिए? 50,000 महीने से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो ये कथन भी सही है। अगला है, योजना के अंतर्गत द्वितीय सहायता पीएचडी के लिए अधिकतम चयन वर्ष और मास्टर प्रोग्राम के लिए 3 वर्ष की अवधि के लिए दी जाती है। तो तीनों ही कथन क्या है? चारों ही कथन क्या है प्यारे दोस्तों? सही है। बात समझ में आ रही है? तो चारों कथन आपके सही हैं। तो चारों कथन सही हैं, तो एक कूट का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, अनुच्छेद 370 व 35 ए हटने से संबंधित कथन। आइए देखते हैं। बहुत ही ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, तो ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। चलिए, पहला कथन है, 15 अगस्त 2019 को संसद द्वारा अनुच्छेद 370 व 35 ए को हटाने की मंजूरी दी गई। नोटिफिकेशन जारी करते ही 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 अलग केंद्र शासित प्रदेशों में पुनर्गठित कर दिया गया या पुनर्गठन कर दिया गया, बिल्कुल सही है। अगला कह रहा है कि इसके साथ ही केंद्र सरकार के 170 कानून जो पहले लागू नहीं थे अब इस क्षेत्र में लागू कर दिए गए। यहाँ के स्थानीय निवासियों और दूसरे राज्यों के नागरिकों के बीच अधिकार समान हैं। राज्य के 334 कानून में से 164 कानून को निरस्त किया गया। 167 कानून को भारतीय संविधान के अनुरूप अनुकूलित किया गया है, बिल्कुल सही है। अगला कथन क्या कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास रहने वालों के लिए सेवाओं और शैक्षणिक संस्थानों में 3% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो तीनों ही कथन क्या है दोस्तों? सही है। तीनों कथन कहाँ पे दिया हुआ है? आपके डी पे दिया हुआ है। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, सरकार के गठन की प्रक्रिया। अनुच्छेद 74 की बात करें तो अनुच्छेद 74 के तहत मंत्रिपरिषद का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। इसकी सहायता और सुझाव के आधार पर राष्ट्रपति मंत्रिमंडल पर सहमति देता है। कथन सही है। अगला कथन कह रहा है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए देश की प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, यानी कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और जो राष्ट्रपति करता है वो ऐसा जो है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 की शक्तियों के अंतर्गत करता है। तो पहला दूसरा दोनों कथन सही है। ये कहाँ पे मिलेगा दोस्तों? ये आपके सी पे मिल रहा है। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
दोस्तों आगे प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ऑन कर दें ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। बहुत ही लाजवाब, बहुत ही शानदार सेशन है दोस्तों। अगर आप और प्रश्नों को लगाना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर, इंडियन पॉलिटी के प्लेलिस्ट में जाकर आप और प्रश्नों को देख सकते हैं, जहाँ 1000 से 1500 क्वेश्चनों का डिस्कशन पहले भी हो चुका है। आप उसको देख सकते हैं। जितना ज़्यादा आप प्रश्नों को लगाएंगे उतना ज़्यादा आप अपने लक्ष्यों के करीब पहुँचते हैं दोस्तों। चलिए संसदीय प्रणाली के गुण पर विचार कर लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, संसदीय शासन प्रणाली के गुण में सम्मिलित है व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में सहयोग और सामंजस्य, शासन व्यवस्था जनता के प्रति उत्तरदायी, बिल्कुल सही है, योग्यतन अनुभवी एवं लोकप्रिय शक्तियों का शासन, राजनीतिक शिक्षा। तो ये चारों ही कथन प्यारे दोस्तों सही बता रहा है। तो चारों कथन आपके कहाँ पे हो जाएगा? डी पे। डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, संवैधानिक प्रावधान जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है दोस्तों? कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविज़न। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी लिख लीजिएगा। कथन कह रहा है कि भारतीय संविधान के भाग 10 में अनुच्छेद 244 के तहत अनुसूचित तथा जनजाति क्षेत्र के प्रशासन के विषय में उपबंध किए गए हैं। अगला कह रहा है कि संविधान की 5वीं अनुसूची में राज्यों के अनुसूचित क्षेत्र व अनुसूचित जनजाति के प्रशासन का नियंत्रण के बारे में चर्चा की गई है। इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम इन राज्यों को छोड़कर उल्लेख किया गया है। बिल्कुल सही है। अगला कथन है, संविधान की 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजाति क्षेत्र के बारे में अलग व्यवस्था की गई है और उनके प्रशासन के लिए उपबंध किए गए हैं। बिल्कुल सही। चौथा कथन कह रहा है, 22वें संविधान संशोधन अधिनियम 1969 के माध्यम से संविधान में अनुच्छेद 244 को जोड़ा गया, जो संसद को शक्ति प्रदान करता है कि वह विधि के द्वारा असम के कुछ जनजातीय क्षेत्र को मिलाकर एक स्वायत्त राज्य की स्थापना और उसके लिए स्थानीय विधानमंडल या मंत्री परिषद या दोनों का सृजन कर सकता है। तो चारों ही कथन क्या है? सही है। स्वायत्त राज्य की स्थापना उसके स्थानीय विधानमंडल या मंत्री परिषद या दोनों का सृजन कर सकता है। तो ये चारों कथन कहाँ पे दिया हुआ है? डी पे दिया हुआ है। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के विषय में प्रकाश डालना है। आइए देखते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था में लोकसभा व राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव के लिए यह प्रणाली अपनाई जाती है। इसके अंतर्गत पूरे देश को जनसंख्या के आधार पर चुनाव क्षेत्र में बताकर उन क्षेत्रों के मतदाताओं द्वारा उम्मीदवारों का चयन किया जाता है। तो ये कथन सही है। अगला कथन क्या है कि जो उम्मीदवार सर्वाधिक मत प्राप्त करता है, भले ही वह डाले गए कुल मतों के आधे से कम ही क्यों ना हो, विजयी घोषित होता है। सही है। तीसरा कथन है, व्यवस्था में सत्ता में वही डाल इस व्यवस्था में सत्ता में वही दल आता है। ठीक है, ये दाल नहीं दोस्तों, दल है। ठीक है, वही दल। सत्ता में वही दल आता है जिस बहुमत का जनादेश मिला हो। इस व्यवस्था की सबसे बड़ी सीमा यह है कि इसमें केवल तुलनात्मक बहुमत का ध्यान रखा जाता है। अतः कई बार किसी चुनाव क्षेत्र में पड़े मतों का 35 से 40% मत पाने वाला प्रत्याशी भी विजेता घोषित कर दिया जाता है। तो तीनों कथन सही है। तीनों कथन कहाँ पे सही दिया हुआ है? डी पे। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, सुशासन की आवश्यकता क्यों पड़ी? आइए देखते हैं। पहला क्या है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में भ्रष्टाचार नियंत्रण बढ़ोतरी हुई और विकास योजनाओं का लाभ आम आदमी तक नहीं पहुंच पाया। इससे असंतुष्ट बताना की स्थिति में भी बढ़ोतरी हुई। अतः आवश्यकता अनुसार, अतः आवश्यकता अनुसार। ठीक है दोस्तों, ये क्या हो जाएगा? अतः, ये क्या हो जाएगा? अतः आवश्यकता अनुसार प्रशासन में सुशासन बढ़ावा देकर समावेशी विकास के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए शासन में स्पष्ट बेहद आवश्यक है। शासन में स्पष्ट के लिए शासन में स्पष्ट सुशासन, स्पष्ट सुशासन आवश्यक है।
तो पहला कथन सही है। दूसरा कथन क्या कह रहा है कि विगत वर्षों में पर्यावरणीय कानून के निरंतर उल्लंघन के चलन में वृद्धि हो रही है। इसमें व्यक्तियों के समाज, देश एवं विश्व सभी को खतरा उत्पन्न हुआ तथा इसी गंभीर समस्याओं का निवारण सुशासन को बढ़ावा देकर बेहतर तरीके से नियमों कानून के पालन में अंतर्निहित है। दोनों कथन सही। तीसरा कथन है सुशासन से विकेंद्रीकृत शासन का सपना भी पूर्ण होता है और स्थानीय संसाधनों को कुशलता में उपयोग किया जा सकता है। इसमें आम जनजीवन स्तर में सुधार दृष्टिगोचर होंगे। गुणवत्तापूर्ण सेवाएं सिविल समय में प्राप्त होंगी। तो तीनों ही कथन सही है। तीनों कथन कहाँ पे दिया हुआ है? ए पे दिया हुआ है, तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, संविधान संशोधन के विषय में कौन सा कथन सही है? साधारण बहुमत से संशोधन के लिए दोनों सदनों में उपस्थिति तथा मत देने वाले सदस्यों के आदेश से अधिक की सहमति ही पर्याप्त है। ऐसे उपबंधों का संशोधन संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं माना जाता, जैसा कि 2, 3, 4, 75 और 97। 105 के 3, 106, 125 और 100 क्या कह रहे हैं दोस्तों? 148। ये सब वे अनुच्छेद हैं दोस्तों जिसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये आप क्या हो जाएगा? पहला कथन सही है। दूसरा कथन क्या है? विशेष बहुमत से उपबंधों का संबंध भारत के संघीय ढांचे से है। उन्हें छोड़कर अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधन माने जाने वाले शेष सारे उपबंध इसी वर्ग में शामिल हैं। विशेष बहुमत, इसमें विधेयक को संसद की कुल संख्या का बहुमत हासिल होना चाहिए। प्रत्येक सदन में से विधेयक को उपस्थिति अब कीजिएगा दोस्तों, विधायक ही होगा ये। विधायक की उपस्थिति, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? विधायक की उपस्थिति। विधायक की उपस्थिति तथा मतदान करने वाले सदस्यों में से कम 2/3 का समर्थन प्राप्त होना चाहिए। तो दोनों कथन सही है। दोनों कथन कहाँ पे दिया हुआ? ए पे, तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, संवैधानिक निकाय के विषय में सही है। भारतीय संविधान में विभिन्न अनुच्छेदों के तहत जिन निकायों का उल्लेख, उन्हें संवैधानिक निकाय माना जाता है। इन निकायों को सीधे संविधान से शक्ति प्राप्त होती है और इन निकायों के तंत्र में किसी भी प्रकार के बदलाव के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता होती है। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला, माफ कीजिएगा, पहला कथन सही। अगला कथन है निकायों के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इन्हें पर्याप्त पद सुरक्षित प्रदान की गई है और इन्हें संविधान में निर्दिष्ट विधियों के अतिरिक्त किसी अन्य तरीके से अपने पद से नहीं हटाया जा सकता और इनकी रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों में रखा जाता है। तो दोनों ही कथन क्या है? सही है। तो दोनों कथन कहाँ पे दिया हुआ? सी पे, तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, भारत में स्थानीय स्वशासन के विकास के विषय में कौन सा कथन सही है? 173 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत गांव के लिए जमींदार नियुक्त किए गए जो पंचायत से स्वतंत्र एवं सरकार के प्रति जवाबदेह हैं। बिल्कुल सही है। अगला है, लॉर्ड रिपन ने 1882 में स्थानीय स्वशासन संबंधी प्रस्ताव दिया, जिसे स्थानीय स्वशासन संस्थाओं का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। या पहला आवश्यक था जब स्थानीय शासन का निर्वाचन निकाय अस्तित्व में आया? ये पहला अवसर था। क्या था ये? पहला अवसर। ये पहला अवसर था जब स्थानीय शासन का निर्वाचित निकाय अस्तित्व में आया। लॉर्ड रिपन को स्थानीय शासन का जनक भी कहा जाता है। दोनों कथन सही हैं। अगला कथन क्या है? 1919 के तहत शासन अधिनियम के तहत प्रांतों में दोहरी शासन की व्यवस्था की गई तथा स्थानीय स्वशासन को स्थानांतरित विषय सूची में रखा गया। अगला कथन है, 1935 के तहत भारत शासन अधिनियम बनाए जिसे एक व्यापक और सुदृढ़ बनाया गया। बिल्कुल सही है। 1935 के भारत शासन अधिनियम बताए गए में और व्यापक और सुदृढ़ बनाया गया। ये चारों कथन सही हैं। तो चारों कथन कितने पे आ रहा है दोस्तों? डी पे आ रहा है। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अनुच्छेद 19 का निलंबन के विषय में कथन सही है। जब अनुच्छेद 352 के अधीन आपात की घोषणा की जाती है तो अनुच्छेद 358 के अनुसार अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाता है, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के बाद अनुच्छेद 19 में दी गई स्वतंत्रता को सिर्फ तभी निलंबित किया जा सकेगा जब आपातकाल की घोषणा युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण के कारण हुई हो, न कि सशस्त्र विद्रोह के कारण। पहला कथन सही। अगला कथन, भारत के ऊपर अखंडता, सुरक्षा, लोक व्यवस्था, विदेशी राज्यों में महत्वपूर्ण संबंध, न्यायालय की और मानहानि, अपराध, उद्दीपन आदि अपराधों पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर निर्बंधन किया जा सकता है। तो ऐसा तब किया जा सकता है जब अनुच्छेद 19(2) के अनुसार। तो ये कथन कहाँ पे सही हो जाएगा? सी पे सही हो जाएगा, क्योंकि दोनों सी पे दिया होगा। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि लोकसभा के विघटन का विधेयकों पर क्या प्रभाव पड़ता है। जो विधेयक लोकसभा में लंबित होते हैं वे तभी समाप्त हो जाते हैं, चाहे उनकी शुरुआत लोकसभा में हुई हो या वे राज्यसभा से पारित होने के बाद लोकसभा में पहुँचे हों। तो जो विधेयक लोकसभा से पारित हो चुके हैं किंतु राज्यसभा में लंबित हैं फिर भी लोकसभा का विघटन होने पर समाप्त हो जाते हैं। जो विधेयक राज्यसभा में शुरू हुए हैं और राज्यसभा में लंबित होते हैं तथा लोकसभा द्वारा पारित नहीं किए गए या विघटन में समाप्त नहीं होते। तो पहला कथन तो आपका सही है। अगला कथन, जो विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजा गया था किंतु राष्ट्रपति द्वारा संसद को पुनर्विचार के लिए लौटा दिया गया था, वह भी लोकसभा के विघटन में समाप्त नहीं होगा। यदि किसी विधेयक पर संसद के दोनों सदनों में गतिरोध रहा हो और राष्ट्रपति ने उसके संबंध में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाने के आशय की सूचना दे दी हो, तो यह विधेयक भी लोकसभा के विघटन में समाप्त नहीं होगा। ये कथन भी सही है। अगला कथन क्या कह रहा है कि यदि कोई विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित किया जा चुका हो, राष्ट्रपति को अनुमति के लिए भेज दिया गया है, तो वह लोकसभा के विघटन पर समाप्त नहीं होगा। तो तीनों ही कथन क्या हैं, सही हैं। तो तीनों कथन कहाँ पे दे रहा है, बी पे दे रहा है। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित करने की प्रक्रिया। तो अनुच्छेद 366 के अंतर्गत भारत के संविधान में अनुसूचित जनजाति शब्द को ऐसी जनजाति अथवा समुदाय, बात समझे, संविधान में अनुसूचित जनजाति शब्द को ऐसी जनजाति अथवा समुदाय, ऐसी जनजाति के भीतर के समूह के हिस्से अथवा जनजाति समुदाय के रूप में परिभाषित किया गया है। दोस्तों, अथवा ऐसी जनजाति के भीतर के समूह के हिस्से अथवा जनजाति समुदाय के रूप में परिभाषित किया गया है, जैसा कि अनुसूचित जनजाति को अनुच्छेद 42 के अंतर्गत माना गया है। तो ये कथन भी क्या है प्यारे दोस्तों, पहला कथन आपका सही हो गया। अगला कथन, अनुच्छेद 342 अनुसूचित ठीक है, अनुसूचित जनजाति की विशिष्ट मामलों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का निर्धारण करता है। तो दूसरा कथन भी सही है। तीसरा कथन है, वह जनजाति अथवा उसके एक हिस्से को संवैधानिक दर्जा देते हैं। इसमें संविधान में इन समुदायों को उनके संबंध राज्यों केंद्र शासित प्रदेश में सुरक्षा प्रदान की गई है। तीनों कथन सही। चौथा क्या कह रहा है कि अतः अनुच्छेद 342 के मामले में केवल ऐसे समुदाय जिन्हें एक आरंभिक सार्वजनिक अधिसूचना के जरिए राष्ट्रपति द्वारा इस तरह से घोषित किया गया उन्हें अनुसूचित जनजाति माना जाएगा। तो पहला, दूसरा, तीसरा चारों कथन सही हैं। चारों कथन कहाँ पे दे रहा है, डी पे दिया रहा है। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, वन स्टॉप सेंटर के विषय में कौन सा कथन सही है। एक महिला जिसकी हिंसा के सामना किया हो, जिसने ठीक है दोस्तों, जिसने हिंसा के सामना किया उसे चिकित्सा, पुलिस, कानूनी और मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग सहायता इन केंद्रों को मिल जाती है। बिल्कुल सही। इन स्थानों पर वह भी रह सकती है यदि उसकी स्थिति इसकी मांग करती है। वह जिसका लोकप्रिय नाम सखी है, वह है, ठीक है, वह क्या हो जाएगा, वह है जिसका लोकप्रिय नाम सखी है। तो पहला दूसरा सही है। तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा इसे अन्य मौजूदा 181 हेल्पलाइन से जोड़ा गया है। बिल्कुल सही। चौथा है, पहले केंद्र का उद्घाटन रायपुर छत्तीसगढ़ में 2015 में किया गया। पहला, दूसरा, तीसरा चारों कथन सही हैं। तो ए पे हो जाएगा राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों, ये भी याद रखिएगा। तो ये था आज का शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करें कि इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे दोस्तों, उतना हमारा मनोबल बढ़ेगा और हम और अच्छा करने का प्रयास करेंगे। मंजिलों से चलकर बेहतर मंजिलें तलाश कर, मिल जाए दरिया तो समंदर तलाश कर, यूँ तो टूट जाते हैं पत्थर के चोट से शीशे, पत्थर ही टूट जाते शीशा तलाश कर। तो प्यारे दोस्तों, फिर मिलेंगे इसी जुनून के साथ, इसी महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में। आपका और जुनून पैदा करेंगे दोस्तों, और महत्वपूर्ण प्रश्नों को लाएंगे जिससे आप अपने लक्ष्यों को जल्दी से जल्दी हासिल कर सकें। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।